बचे हुए हैं अभी इतने ही हैं, सभी आ गए। चलो भाई, थर्ड गेट टीचर। चलिए, पढ़ाई लिखाई चले आप लोग की बढ़िया। सिलेबस आपका लगभग हो गया है ना, तो सूचना आपको मिली होगी कि क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम मिल गई है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आईसीटी है ना, तो कुछ परिचय हो जाए पहले, फिर अपन शुरू करते हैं। आगे पढ़ना है ना। चलिए, तो कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन तो अपने बारे में। आप लोग जानते हैं मुझे पहले कभी देखा है? नहीं देखा? यही कहते हैं बच्चे कि देखा तो नहीं है, आज ही हुए हैं प्रथम दर्शन है। ऐसा है, आज ही हुए हैं। तो कुछ हो जाए परिचय पहले कि शुरू करें पढ़ना। सर ने कहा कि बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही? सर देखिए आवाज़ थोड़ी, अभी ठीक है? अभी ठीक है? आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है आवाज़? चलो ठीक है। तो कुछ परिचय हो जाए पहले कि पढ़ना है डायरेक्ट। वैसे बताया गया है हमें कि बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि टीचर लोग हैं, आगे चल के पढ़ाना भी है, तो पढ़ने में ज़्यादा इनका माहौल जो रहता है सिर्फ पढ़ने वाला है क्लास का। ऐसा ही है? ऐसा ही नहीं है? चलो भाई बढ़िया। तो मैं हूँ प्रदीप मिश्रा, मेरा नाम क्या है भाई, है ना। और पिछले 8-6 महीने से तो मैं यहीं हूँ जोधपुर में। आप कहते हैं कि हमने देखा नहीं, और हम पढ़ेंगे क्या? आईसीटी। तो जद्दोजहद जो है वो है 5 क्वेश्चन की, 10 नंबर की, है ना। तो इस आईसीटी से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके कितने हैं भाई? 5, और 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर हैं। 10 मार्क्स का सवाल है, ये हमें कंप्लीट करना है ना। तो इसका सिलेबस क्या है, आदि जानकारी जो है वो आपके पास ऑलरेडी होगी ही, ऐसी मुझे उम्मीद है ना। इसके बाद जो है हम शुरुआत करते हैं आईसीटी की, है ना। तो कुछ और जानना चाहेंगे आप मेरे बारे में कि नाम ही पर्याप्त है? कहाँ से हैं? मैं आपके पड़ोसी राज्य है एक, है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ से हूँ। मध्य प्रदेश एक शहर है इंदौर। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल अभी आपके यहाँ आया हूँ, और पिछले 6 महीने से जोधपुर का ही हूँ। ब्लू हेवन है, यहीं रह रहे हैं अपन, तो अब तो यहीं कहूँ, है ना। तो और कुछ जानना है? बस इतना पर्याप्त है। चलिए, अपना जो टारगेट है वो है 5 क्वेश्चन का, तो बहुत सारी बात नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है, तो समय की कीमत समझिएगा, है ना। हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी। कुछ आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी पढ़ा है आईसीटी को, कभी न कभी पढ़ा हो आईसीटी को। है कोई ऐसा? पहली बार पढ़ना है? पहली बार पढ़ना है आईसीटी? कुछ तो पढ़ा होगा, कंप्यूटर वगैरह कुछ पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा? फर्स्ट टाइम? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। इसका फुल फॉर्म सबको पता होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आईसीटी है क्या, और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में आपके पास लिखे हुए हैं 4 पॉइंट। एक तो है आईसीटी का आधार, कि इसका आधार क्या है ये पता हो, ये बेस किस बेस पे खड़ा है। आधार को आप स्तंभ की भी कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि देश के 3 स्तंभ हैं और चौथा है मीडिया, है ना, जिसके सहारे हमारा देश रन करता है, चलता है। तो ऐसे ही आईसीटी के आधार, इनकी हम बात करते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है पॉइंट, वो है आईसीटी के उपकरण या आईसीटी के अनुप्रयोग कह लीजिए आप। इसके जो उपकरण हैं उसकी बात करते हैं, आईसीटी के उपकरण। और तीसरा है इसके अनुप्रयोग, और चौथा जो लिखा है इसके क्या है भाई? सामाजिक प्रयोग। आईसीटी के सामाजिक प्रयोग। तो मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। सबको याद है सिलेबस ना? ये पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 पॉइंट में हमें कुल लाने हैं भाई क्वेश्चन जो है आपके पास, वो हैं 5। एक तरीके से देखें तो आपका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड भी है। मतलब समझते हैं आप लोग इसका कि पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत सारी हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होगी, उनको कवर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम अधिकतम प्रश्नों को हल कर पाएँ। ठीक है,
लेकिन आप ये भी कह सकते हैं भाई कि आपके पास सिलेबस 4 पॉइंट ही हैं, तो ये ब्रॉड कैसे बात है? बेसिकली कैसे सिलेबस बहुत विस्तारित है, तो समझिएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ने की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। ये शब्द जो लिखा हुआ है उपकरण, या लिखा हुआ है सामाजिक प्रयोग, ये आपको काफ़ी बड़े, जैसे मैं कहूँ कि आईसीटी उपकरण क्या कहते हैं भाई, आपके पास है कंप्यूटर, आपके पास है रेडियो, आपके पास है मोबाइल, आपके पास और भी, मैं क्या अगर कहूँ तो मेरे पास टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, तो ये सारे डिवाइसेस हैं, यही है आपके क्या उपकरण, जिनसे कहीं न कहीं क्या हुआ होगा, हमने सूचनाओं को संप्रेषित किया होगा। तो एक तरीके से यही लिखा हुआ है जो डिवाइसेस, ये हैं काफ़ी ब्रॉड। जैसे हमने कहा इसमें हमारे पास, जैसे हमने कहा कि हमारे पास इसमें है कंप्यूटर, तो भाई साहब यही अपने आप में काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसी का। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि हम उन सब चीज़ों को कवर करते हुए चलने वाले हैं जहां से प्रश्न आने की उम्मीद है, या तो PYQ के अकॉर्डिंग, या तो अन्य स्टेट जो हैं जहां और भी ICT आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना हमें कवर करना है। जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी तो हम इन 3 को लेकर के चल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि किसी एक टॉपिक शुरुआत होगी और हम प्रॉपर सिर्फ वही पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस जब शुरू करेंगे तो ये 3 आपके सबसे पहले कंप्लीट हो जाएंगे एक समय बाद, और अलग से जो हम पढ़ते हैं फिर क्या पढ़ते हैं इसके हम सामाजिक प्रयोग। ठीक है, अब थोड़ी समझते हैं कि ICT है क्या। जो बच्चे पहली बार बैठे हुए हैं उनके दिमाग में है ना कुछ चल रहा होगा कि भाई साहब ये है क्या और पढ़ना क्या है। तो आज एक तो थीम बन जाए आपको कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, पढ़ना वही है जो आपके काम आने वाला है, जिस पे आप काम कर रहे हैं। थोड़ी समझते हैं कि ICT है क्या। तो एक शब्द था IT, आप लोग जानते हैं IT सेक्टर खूब चलता है कि IT सेक्टर सरकार ये कर रही है, IT सेक्टर में ये हुआ, IT के क्षेत्र में ये विकास हुआ, IT में ये हुआ। सुना किसी ने? IT का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी। अब ये शब्द जो अब रिप्लेस हो गया है वो हो गया किससे? ICT से। तो सिर्फ समझिएगा ध्यान से कि भाई साहब IT से ICT कैसे बना। मन लग रहा है पढ़ने में? मेरी आवाज़ सब तक आ रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत किसी को? कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, है ना, कि मैं कुछ बोलूं तुम मौन रहो कि भाई साहब बोल क्या रहा है मास्टर। ठीक है ना? चलिए, तो एक शब्द हमारे पास सबसे पहले आएगा, इस शब्द को कहते हैं हम I। एक है C और दूसरा है T। देखो, I का अर्थ है इंफॉर्मेशन। I का अर्थ क्या है तो? अच्छा, और एक हमारे पास पहले था IT। समझ लो पहले दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है IT और ICT में, क्योंकि IT था, अब हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको ICT से। ये वैसी ही बात है जैसे आपने कभी सुना होगा कि हमारे पास पहले था BC। सुना किसी ने BC? इतिहास में आपने पढ़ा होगा BC, इतने ईसा पूर्व ये हुआ। अब इस BC को मॉडर्न एज पे इस टाइम पर BCE बोल रहे हैं भाई। सुना आप लोगों ने? तो BCE का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। अब बोल रहे हैं भाई साहब नहीं, ये क्या है? ये बिफोर कॉमन एरा है, और ये था क्या था? बिफोर क्राइस्ट। लेकिन मुद्दा तो वही है भाई, नाम भले चेंज हुआ हो, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें IT की, तो इसका अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का फुल फॉर्म जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताओ, इतनी अंग्रेजी लिख लोगे तुम लोग ना कि हिंदी लिखना पड़ेगा मुझको? इंफॉर्मेशन ऐसे लिखना पड़ेगा कि समझ जाओगे ऐसे? ठीक है। कोई कहे कि मास्टर बड़ा आया अंग्रेज है हिंदी में, ठीक है ना। चलिए, देखो, IT का अर्थ होता है सूचना तकनीक। ऐसी तकनीक, देखो आप लोग टीचर बनने वाले हैं और हम हैं देसी मास्टर, और जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ समझने पर। लिखा हुआ तो ऑलरेडी ही है, तो चीज़ें हैं मैक्सिमम हमें समझनी है। आप लोग भी ऐसा चाहते होंगे, क्योंकि कल को आपको भी समझाना पड़ेगा भाई, है ना। ऐसी हमें उम्मीद है। देखो, इसमें है शब्द एक तकनीक। आपने इसके पहले भी शब्द को सुना होगा, तकनीक क्या होती है? बताओ भाई। एक शब्द है साइंस और एक है टेक। सुना किसी ने? साइंस एक शब्द होता है, टेक इसे कहते हैं विज्ञान, और ये है तकनीक। तो भाई विज्ञान और तकनीक में बेसिकली क्या होता है अंतर? बताइए। विज्ञान एक शब्द है
कोई बताओ थोड़ी सी। विज्ञान एक शब्द है और एक शब्द है तकनीक, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है साइंस एंड टेक में? बिल्कुल, देखो विज्ञान के नियमों को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं कहीं, तो आपके पास आती है डिवाइस। जैसे जब हमारे पास मोबाइल ना रहा होगा तब भी ये साइंस तो था ही कि आप बात कर सकते हैं दूर बैठे, तो विज्ञान तो हमेशा होता है। अब उन विज्ञान के नियमों के तहत जब आप कोई डिवाइस बनाएंगे, कोई उपकरण का निर्माण करेंगे, जो हम कहते हैं तकनीक है। आपने कई बार ये सुना होगा कि हमारे पास ये तकनीक नहीं है। साइंस तो है, तो साइंस है नियम, और उन नियमों से हमने क्या बनाया, कोई मशीन, कोई डिवाइस बनाया, तो नाम दिया हमने क्या, तकनीक। इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, सूचना। इसका अर्थ क्या होता है, सूचना। देखो, तो सूचना को स्टोर करने की तकनीक जो थी वो थी आईटी सेक्टर। तो यहां हमारे पास कुछ हार्डवेयर हैं, कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं, जहां हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख पाते हैं। उस सेक्टर का नाम क्या था हमारे पास, आईटी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर था, उसमें हमारा डेटा रखा हुआ है, तो ऐसी चीज को हम कह सकते हैं आईटी। ये इंफॉर्मेशन अगर संप्रेषित हो जाए, माने हम कहीं और भी भेज पाएं और कहीं से रिसीव कर पाएं, तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इन दोनों शब्द अपने पास क्या है, सिर्फ अंतर सी का अंतर है। तो बेसिकली आप इनको ऐसे समझिएगा, राइट। तो आईटी था ऐसी इंडस्ट्री जहां हमने डेटा को सिर्फ क्या किया था, स्टोर किया था, और यहां हम क्या कर रहे हैं, इसको संप्रेषित कर रहे हैं। तो हमने नाम दिया है क्या, आईसीटी। तो अब आजकल चल रहा भाई शब्द कौन सा, आईसीटी। तो हम समझेंगे किसको, आईसीटी को। तो इसको देखिएगा ध्यान से। बताओ कोई प्रश्न किसी का जो ऐसा है, पहली बार पढ़ रहे, ठीक बात है, ऑनलाइन वालों, है ना। कुछ दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ऐसे मौन मत रहना, है ना। चलिए आईसीटी की बात करते हैं। तो इसमें शब्द हमारे पास सबसे पहले आएगा आई। देखो आई का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। बताओ इंफॉर्मेशन की हिंदी होती है सूचना। किसे कहते हैं सूचना? सूचना मतलब जिसको या ऐसा डेटा जिससे आप निकाल पाओ। कल आपके पास सूचना आई होगी कि कल से आपकी क्लास 8 से 10 रहेगी आईसीटी की, आई होगी, उसको आपने पढ़ा तो आपने एक निष्कर्ष निकाला, तो उसे कहते हैं सूचना। जिसे पढ़ करके आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाओ, वो होता है इंफॉर्मेशन। सुबह सुबह आपके पास आते होंगे मैसेज व्हाट्सएप में, गुड मॉर्निंग, कर भला तो हो भला। सूचना है ये, है ना, कि जिंदगी में अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, ओम नमः शिवाय, ऐसे आते मैसेज। सूचना है ये, है ना, जिंदगी में। तो सूचना क्या होती है भाई, डेटा का। इसकी परिभाषा सिंपल ये होती है कि डेटा चेंज होता है इंफॉर्मेशन में। सूचना है, सूचना की सिंपल परिभाषा एक लाइन की ये है कि डेटा का व्यवस्थित रूप, डेटा का व्यवस्थित रूप क्या होती है, सूचना। अब डेटा क्या होता है, एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, तो वहां शब्द आएगा डेटा। आप दिन भर इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं कि मेरा डेटा खत्म हो गया आज का 1.5 GB, बोलते हैं, नहीं बोलते? तो बेसिकली ये डेटा, नहीं बोलते हो? कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कहाँ बोलते हैं, हम चलाते ही नहीं करते हो। हाँ, तो डेटा चेंज होता है इंफॉर्मेशन में। ये काम किसका है, ये काम है कंप्यूटर का। आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में जो सबसे छोटी कह लीजिए या बिना काम के जो आंकड़े हमारे पास होते हैं वो होते हैं डेटा। और डेटा पर जब आप करते हैं प्रोसेसिंग तो मिलती है हमें इंफॉर्मेशन। तो डेटा की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं अव्यवस्थित आंकड़े। क्या बोलते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े। जब ये चेंज होते हैं व्यवस्थित आंकड़ों पर तो इनका नाम मिलता है हमें, क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। समझो ध्यान से। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास एक लिखा हुआ है डेटा, देखना मैंने कहा कि एक नाम लिखा मैंने यहाँ, फिर मैंने कुछ और लिखा, फिर मैंने कुछ और लिखा, ऐसे मैंने कुछ और लिख दिया। बताओ इसको देख करके आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? बताओ ये कुछ लिखा हुआ है, डेटा है या नहीं, पहले बताओ। ये डेटा है।
और इसको पढ़ करके आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे? कुछ निकाल पा रहे हो? इसी डेटा को अगर हम कर दें व्यवस्थित, तो हमने क्या किया, हमने बनाई एक टेबल। हमने कहा कि भाई साहब ये है सीरियल नंबर का पैटर्न, ये है एम्प्लॉई का नाम, ये है उसका हाउस नंबर, ये है उसकी सैलरी। व्यवस्थित कर रहे हैं हम। हमने कहा कि सीरियल नंबर है 1, नाम है सुमित, हाउस नंबर है 15, सैलरी है। तो ये व्यवस्थित हुआ नहीं हुआ? तो ये डेटा था और ये क्या है, ये है इंफॉर्मेशन। तो इसको देख करके आप कोई निष्कर्ष निकाल पाओगे, कुछ ना कुछ आप डिसीजन ले पाओगे कि भाई साहब ये किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है जो जिसके बारे में जानकारी ये वाली है, राइट। तो इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। ये था डेटा। मैं कहूं कि लिखा हुआ है 15, तो डेटा तो ऑलरेडी है, लेकिन ये क्या 15 है, अव्यवस्थित है। तो ये होता है डेटा। माने डेटा तब तक हमारे काम का नहीं है जब तक कि उसमें प्रोसेसिंग ना हो जाए, उसको हम व्यवस्थित ना कर लें। तो व्यवस्थित क्या होता है और अव्यवस्थित क्या होता है, सबको क्लियर हुआ? ये इसी को हम कहते हैं, ये है डेटा, ये है इंफॉर्मेशन। तो यहां लिखेंगे सूचना की परिभाषा में कि सूचना क्या होता है भाई, डेटा का व्यवस्थित रूप, डेटा का व्यवस्थित रूप। और इसका लाभ क्या मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा कि आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाओगे, आपके पास कोई जानकारी आ पाएगी, आप डिसीजन ले पाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। ये कहानी किसकी होती है? ये कहानी होती है इंफॉर्मेशन की। कोई दिक्कत किसी को? ये इंफॉर्मेशन आई कहां से है? डेटा से। और ये कौन करता है? ये करता है कंप्यूटर सामान्य बोलचाल में, राइट। तो इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ। अगर हम बात करें सी की, तो सी का अर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हिंदी होती है क्या? संचार। इसको कहते हैं हम संचार, या कह लीजिए संप्रेषण। एक शब्द हमारे पास और है, इसे कहते हैं अपन संप्रेषण। संचार का अर्थ क्या भाई? डेटा को भेजना। मैं कह दूं कि इंफॉर्मेशन को भेजना। सूचना आपके पास थी कि कबूतर चिट्ठी ले जा, तो चिट्ठी में क्या थी भाई? इंफॉर्मेशन थी। और ले कौन जा रहा है? कबूतर, जमाना था। तो ये है संप्रेषण, ये है संचार। संचार का मतलब है आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, आपने इस इंफॉर्मेशन को आगे किसी अन्य को भेजा, तो इसे कहते हैं हम संचार। कम्युनिकेशन में बातचीत। और आसान भाषा में हम कहें तो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। तो बातचीत जब आप करते हैं तो क्या होती है भाई? सूचना का आदान प्रदान ही तो होता है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है? सूचना आप दे रहे होंगे, कुछ मैं आपको दे रहा होऊंगा, तो ये होता है क्या आपका? संचार। इसको ही कहते हैं संप्रेषण। आसान भाषा में कहें तो इसे कहते हैं बातचीत करना, वार्तालाप। क्लियर हुआ? बताओ भाई कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान। तो इसे कहना हो तो इसे हम कहते हैं, इसका अर्थ है सूचना का आदान प्रदान। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ये है कम्युनिकेशन। तो आपने जाना हमारे पास एक समय था जबकि हमारे पास कंप्यूटर था, लेकिन इस कंप्यूटर में जो जानकारी स्टोर है आप किसी अन्य जगह तक भेज नहीं सकते थे। जानकारी तो हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन जब से हमने ये करना शुरू किया, आपके पास आजकल व्हाट्सएप है, आप सेकंडों में कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये कमाल किसका है? ये आईसीटी का कमाल है। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया है? सूचनाओं को कहीं भी भेज पाते हैं या भेजने में हम सक्षम हैं। क्लियर हुआ? और तीसरा हमारे पास है शब्द, इसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजी। इस शब्द का अर्थ है तकनीक। इसका अर्थ क्या भाई? देखो, तकनीक का अर्थ होता है कि संसाधनों का समुचित उपयोग। टेक्निकल या बात करें किताबों की भाषा की, तो हम तकनीक वो है जिसका यूज करके आप इंफॉर्मेशन भेज पाओगे। तकनीक ये है कि मैं बोल रहा हूं और आपके पास लगे हैं माइक, जिससे मेरे पास मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है। तो ये व्यवस्था क्या कहते हैं? इसको हम
तकनीक। तो तकनीक है कि किसी सूचना को जब भेजना है तो वहां हमारे पास कुछ कुछ क्या हो, उपकरण हो, कुछ कुछ हमारे पास क्या हो, डिवाइसेस हो, जिसके माध्यम से हम सूचना को जहां चाहते हैं वहां प्रॉपर पहुंचा पाएं। आ रही बात समझ में? तो इसे कहते हैं तकनीक। तकनीक का अर्थ है, अगर लिखें टेक्निकल भाषा में, तो इसे कहते हैं कि संसाधनों का समुचित उपयोग। बताओ, ये है तकनीक, है ना? समुचित उपयोग कहा जाता है। बताओ, कोई दिक्कत इन तीनों शब्दों में? अब इस तीन शब्दों से आपको इसकी परिभाषा बनानी हो तो आप अपने से बना सकते हो या नहीं? बताओ भाई, अब कहना हो भाई साहब कि बताओ आईसीटी की परिभाषा क्या है? हम कहेंगे कि भाई तकनीक का इस्तेमाल करके सूचना को कहीं भेजना या प्राप्त करना आईसीटी कहलाता है। सिंपल सी बात है। लिखिए एक बार, इसको लिखेंगे ना लिखेंगे? तो सिलेबस देख लो सबसे पहले भाई। ये आपके पास है सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में है 4 पॉइंट और पढ़ेंगे हम आईसीटी। ये इसका है पाठ्यक्रम, सिलेबस। ये सबको दिख रहे हैं अक्षर कि इनका साइज बढ़ाएं हम थोड़ी? सबको दिख रहा है? बोल देना भाई। तो पाठ्यक्रम में 4 पॉइंट, आईसीटी का आधार, आईसीटी के उपकरण, आईसीटी के अनुप्रयोग और इनका सामाजिक अनुप्रयोग या प्रयोग। अनुप्रयोग कहो या प्रयोग कहो, एक ही बात है। अनुप्रयोग कहने से लगता है कि मास्टर पढ़ा लिखा है ना? और प्रयोग तो सामान्य शब्द हो जाता है बस। जैसे अधिगम आप बोलते हैं ना, तो अधिगम लर्निंग ही है, मतलब सीखना ही है, लेकिन शब्द एक है अधिगम, तो इसको बोलने लगता है कि हाँ थोड़ी ज्ञाता है? कौन कौन से विषय बचे आप लोगों के? हिस्ट्री बस? बहुत बढ़िया। तो कैसा अंदर से फील हो रहा? बढ़िया कि हाँ इस बार सिलेक्शन ले लेंगे? बहुत बढ़िया, है ना? इतना पढ़ने के बाद लगे कि हाँ इस बार रिजल्ट निकलेगा, बनेंगे मास्टर। लिख लिया सिलेबस? बोल दिया करो कि हाँ लिख लिया है। इतने शांत हो एक तो तुम लोग, है ना? लग रहा था कि लिख नहीं पा रहे कुछ लोग। चलिए बढ़े आगे, इसको भी लिख लो फिर तो बगल में। आईसीटी ऐसे जो हम लिख रहे हैं, इससे आप कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बोलना पड़ेगा या कि सब लिखना पड़ेगा? ठीक, दिक्कत किसी को हो तो बोल देना, है ना?
लिख लिया? चलिए भाई, एक कमेंट आया हुआ है बढ़िया सा है कि सर इन्फॉर्मेशन संकेतों के रूप में हम भेज सकते हैं और संकेत तो होते हैं अव्यवस्थित, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई डेटा का व्यवस्थित रूप ही इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल सही बात है ना? देखो, एक्चुअल पे ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन लिखी ही हो। जैसे आपने सुना होगा एक गाना कि आंखों आंखों से बात होती है, सुना है? नहीं सुना? एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, है ना, कि भरे भुवन में होत है नैनन ही सो बात, कि एक नायक है और एक आंखों आंखों में भाई बात हो गई, कोई कुछ नहीं बोला। तो ये है सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेशन भाई, कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, समझ हर कोई रहा कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। तो कई बार संकेतों के माध्यम, जैसे बचपन में आपने बहुत कुछ किया होगा कि अप्रैल मई का महीना था, हम छोटे थे, तो मम्मी कहती घर से बाहर मत निकलना, सो जा, नींद आए चाहे ना आए, घर से बाहर मत जाना। लेकिन दोस्त से बात थी पहले से कि भाई तो मेरे घर के सामने आना और साइकिल की घंटी बजाना, और जैसे तू बजाए घंटी बजाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा ऑटोमेटिक। इस कम्युनिकेशन क्या है भाई? बेस्ट है। इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है। आ रही, आपको आ रही बात समझ में मेरी? हमेशा इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित ही हो या लिखी ही हो ऐसा नहीं है। जैसे आप चलाते हैं बाइक, कार, आपके चौराहे में लगे हुए हैं सिग्नल, अगर रेड है तो हमें पता है ऑलरेडी कि रुकना है मुझे यहाँ, ग्रीन है तो जाना है, येलो है तो रेडी होना है। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन हो ही रही ना भाई, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही रही है आपके पास। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हमें व्यवस्थित सूचना का आदान प्रदान। तो ऐसा हमेशा नहीं होता जीवन में कि भाई आप सिर्फ लिखी हुई इंफॉर्मेशन या लिखा हुआ जो सूचना है उसको ही संप्रेषित करेंगे। व्यवहारिक जीवन पर ऐसा नहीं है, सांकेतिक बातचीत भी होती है भाई। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि साइन लैंग्वेज होती है, सुना है कि भाई जो मूक लोग हैं, जो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? साइन। सुन नहीं पाते तो वहां भाई आप सूचना तो दे ही रहे हो, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो कौन सी पढ़नी है? लिखित सूचना का आदान प्रदान। हम या तो लिखेंगे सूचना, या तो हम बोलेंगे सूचना, या तो हमारे पास वीडियो होते हैं, इनको हम भेजते हैं, राइट? सिर्फ ये कह रहे हैं। सूचना के बिल्कुल भाई अव्यवस्थित रूप भी होता है व्यवहारिक जीवन पर, संकेत जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो हमें पढ़ना नहीं है, वो तो जीवन का पार्ट है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, राइट? चलिए, तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। चलें आगे। अब हमारे पास है लिखना भाई, एक है कि आईसीटी की परिभाषा की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? आईसीटी की परिभाषा, आईसीटी की परिभाषा। देखो, आईसीटी की परिभाषा कहना हो तो हम कहते हैं कि जब हम किन्हीं डिवाइसेस, उपकरणों के माध्यम से डिजिटल सूचना को क्रिएट कर लें, उसको स्टोर कर लें या उसको पुनः प्राप्त कर लें और उसको फॉरवर्ड कर पाएँ या उसको हम एडिट कर पाएँ और आगे हम भेज पाएँ और एक व्यक्ति रिसीव कर पाए, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही कहते हैं हम क्या? आईसीटी। भाई आईसीटी में जैसे ही बात आएगी तो एक शब्द आपके पास आएगा, इसे कहते हैं डिजिटल। डिजिटल रूप से इसका अर्थ समझते हैं आप लोग डिजिटल का? भाई आपके पास आती है पीडीएफ, तो पीडीएफ सूचना कैसा रूप है? डिजिटल रूप है। आपके पास आते हैं वीडियो, आपके पास आते हैं ऑडियो, तो ये कैसे रूप है भाई? डिजिटल रूप है या नहीं है? तो जब आप इंफॉर्मेशन को कहीं भेज रहे हैं आजकल, तो उसमें कैसा रूप है? डेटा का या सूचना का? डिजिटल रूप है। तो यहां हम कर क्या सकते हैं? तो हमने कहा कि जब भी किसी सूचना को हम डिजिटल रूप में क्रिएट करते हैं, हम इसको क्रिएट करते नहीं करते? आपके पास एक मित्र का फोन आया कि भाई आईसीटी की नोट्स भेजना हमें, और दोस्त है जयपुर में, तो क्या करोगे? पीडीएफ बनाओगे। तो हम डिजिटल सूचना क्या करते हैं भाई? इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने क्रिएट किया है इसको आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर का अर्थ है उसको सेव करना, तो स्टोर करते ही हैं हम। अगर हम चाहें तो इस स्टोर डेटा को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए शब्द है रिट्रीव करना, मतलब पुनः प्राप्त। जैसे आपके पास कोई पीडीएफ आई, अब वो पीडीएफ आपके पास रखी हुई है, तो उसको आप जब इच्छा होगी उसको आप रिट्रीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते? मतलब पुनः हम प्राप्त कर पाएं, तो ये भी हम कर सकते हैं इसमें से। चलिए अगली अगर बात करें तो इसमें हम
सुधार कर सकते हैं। तो हम कहें कि इसमें हमने फॉर्मेटिंग कर दी, कुछ बदलाव कर दिया हमने इसमें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो इसको हम सेंड भी कर सकते हैं, सेंड तो करना ही पड़ेगा, और सामने वाला क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को, या पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये आईसीटी के माध्यम से होती है। तो अगर परिभाषा की बात करें या थोड़ी इसकी और आगे की बात करें तो आपको क्या मिलेगा कि कोई ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको रिट्रीव माने पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, इसको हम भेज सकते हैं और सामने वाला इसको रिसीव कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो हम कह रहे हैं कि कमाल किसका है? ये कमाल है आईसीटी का। सबको बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत किसी को हो तो बोल देना भाई। चलिए तो लिखते हैं हम परिभाषा इसकी। कि जब यूजर डिजिटल सामग्री को, जब यूजर डिजिटल सामग्री को क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव का अर्थ है पुनः प्राप्ति, क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव, फॉर्मेट मतलब बदलना, सेंड तथा रिसीव करता है, तो उसे आईसीटी कहते हैं। तो उसे आईसीटी कहते हैं। तो उसे आईसीटी कहते हैं। जब यूजर डिजिटल सामग्री को क्रिएट करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, उससे बदलाव करता है, सेंड करता है तथा रिसीव करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं, ये क्या है? ये है आईसीटी। मुख्यतः यहाँ जो सूचना आएंगी या जाएंगी उनका रूप कैसा रहेगा? डिजिटल। ये आपको रखना है ध्यान। ठीक है, लिख लिया? लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी बोल देना आप लोग, है ना? चूंकि पहली क्लास है तो मुझे अभी बता देना कि हाँ सर लिख लिए हैं या नहीं लिखे हैं, यानी कि चलने देते हैं। कोई दिक्कत हो, देखो पहली बार जो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो, कुछ ऐसे शब्द हों, कुछ ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना रही हो तो पूछना जरूर। देखो आप बोलोगे नहीं तो मुझको लगेगा कि हाँ बच्चों के दिमाग में सब जा रहा है ना? तो कुछ बोलते रहना जिसे लगता रहे आइडिया की, है ना? हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या आप? चलिए, तो ये क्लियर हुआ आईसीटी में इतना। आगे चलें? चलो भाई, देखो अगर इसको हम बताएं कि भाई साहब कितनी प्रक्रिया है, तो यहां होता क्या है? आप कह सकते हैं कि यहां हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन थी, है ना? कहते हैं कि चित्रों के माध्यम ज़्यादा याद होता है ना? ये कमाल आईसीटी का ही है कि आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। सबसे आसान जो चीज़ है वो है अनुप्रयोग ही, जो आप बिना पढ़े भी हल कर पाएंगे। ना पढ़ें तब भी पता है हमें इसका अनुप्रयोग। आ जाओ, बहुत लेट हो, कहाँ थे? चलिए
देखो अनुप्रयोग सबसे आसान चीज है। जैसे मैं 5-7 प्रश्न लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, जो प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, है ना, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिएगा आप लोग बिना पढ़े भी उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आईसीटी का जो अनुप्रयोग है ये हम बहुत कर रहे हैं। जैसे आपके पास शिक्षा जो जा रही है वो आईसीटी का ही प्रयोग है, और आप लोग पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाना पड़ेगा, और शैक्षणिक क्षेत्र में इसका यूज खूब हो रहा है। चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अलग अलग डायग्राम बना करके, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके आप इसको और अधिक संप्रेषित माध्यम कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि आकर्षक माध्यम से हम पढ़ा पाते हैं। आप चित्र दिखा देते हैं, अब हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर तो आपको दिखा देंगे कंप्यूटर, देख लो भाई ऐसा होता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास आईसीटी है। तो इसने क्या किया है, मुख्यतः आपके शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आया हुआ है, और यही रीज़न है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर कहना हो कि हमारे पास यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, डिजिटल डेटा को, डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इससे आपको याद रहेंगे 6 शब्द हैं कुल। क्रिएट का अर्थ है बनाना, राइट। जैसे अब भाई आपको डिमांड आएगी, भाई एक फोटो भेजना, आपने क्लिक किया फोटो, तो एक इनमें क्या हो रही भाई, बन रही है। फोटो जो क्लिक हुई है उससे क्या हुई, वो स्टोर भी होगी। तो इसे कहते हैं, दूसरा प्रक्रिया क्या है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई साहब। सेव कर लिया हमने उस फोटो को, फिर हमारे पास इसमें क्या हुआ, इसको हमने स्टोर किया था, या कि आप कहीं घूमने गए रहे होंगे तो बढ़िया ऐतिहासिक स्थल था, आपने फ़ोटो बहुत सारी खिंचाई, उसको स्टोर करके रखा हुआ है। अब किसी ने कहा कि भाई साहब भेजो, हैं, आपने क्या किया, इसको रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव का अर्थ क्या है, पुनः प्राप्ति। तो इसको हम क्या भाई वापस ले आओ, ढूंढा आप लोगों ने गैलरी जा करके कि भाई जल्द देखें बढ़िया वाली कौन सी है, क्या है भाई, ये पुनः प्राप्ति है। फिर क्या करेंगे, तो फिर हमने कहा कि आप इसमें कुछ बदला, कुछ क्या करेंगे, एडिटिंग, बदलाव करेंगे। इसे कहते हैं फॉर्मेट, कि भाई साहब डिपेंड करता है किसने मांगा है फोटो, है ना, वैसी एडिटिंग होगी, पिंक उंक कर देंगे बढ़िया, है ना। हाँ, तो वो सब करेंगे भाई। ये क्या है, ये इसको बदलाव कर रहे हैं इसमें हम, है ना। और अगला स्टेप क्या होगा, इसको अब क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, और सेंड करेंगे तो क्या होगा, रिसीव हो जाएगी सामने। तो ये पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है, आईसीटी। ये पूरा क्या भाई, आईसीटी। तो आईसीटी में क्या होता है, सबको क्लियर हुआ, या किसे कहते हैं आईसीटी, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो ये तो हो गई भाई आईसीटी शब्दों और छोटी सी उसकी परिभाषा थी, ये आपको आइडिया हो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा, अगर होगा तो बताना भाई, ठीक है। चलिए, अब है थोड़ी सी इसका इतिहास, 2-3 लाइन इसके इतिहास से पढ़ेंगे हम, छोटी छोटी, जहाँ से क्या होगा भाई, हमारा काम बन जाएगा। तो आईसीटी का इतिहास है, शुरुआत कैसे होती है। देखो, शुरुआत आपको पता होगा कि जब से हमने क्या किया होगा, हमने कम्युनिकेशन किया होगा, या यूं कहिए कि हमने सूचनाओं को कहीं ना कहीं भेजना शुरू किया होगा। ये बहुत है। आप कहेंगे भाई कि हमारे पास जो ऐतिहासिक काल है, या उसके पहले भी हमारे पास जो प्राक ऐतिहासिक काल है, वहाँ से सूचनाओं को भेजने का क्रम जारी है इंसान का। इंसान जब से था इस प्रकृति में, तब से सूचनाएं भेज रही हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि शैल चित्र पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, पत्थरों में चित्र बन रहे हैं, और आज हम ढूंढते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ रहते थे, उन्होंने क्या छोड़ गए हैं, वो आपने पढ़ा होगा इतिहास में ये। तो बेसिकली वो क्या है, इंफॉर्मेशन देने का ही तो प्रयास था कि मैं यहाँ था। सही बात है ना, कुछ छोड़ गया हूँ, वो है शैल चित्र, देखा आप लोगों ने। तो ये तो इंफॉर्मेशन देने का समय जब से मनुष्य था। देखो, मनुष्य के अंदर समान प्रवृत्ति थी हमेशा, कि मेरे पास जो है ये सबके पास पहुँचे, या मैं जहाँ हूँ मुझको जाने लोग कि मैं भी था कभी यहाँ, तो वहाँ से आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। वक्त बदलता जाएगा समय समय के साथ। फिर आपने जाना कि हमारे पास आया कबूतर, इसकी तो कहानी खूब सुनी होगी, कबूतर आ संदेशे ला, सुना होगा। फिर कबूतर भाई बदल गया, इसने क्या किया, चिट्ठियाँ यहाँ वहाँ पहुँचानी शुरू कर दी। चिट्ठी थी मेरी, पहुँचा किसी और भाई को रहा है, तो हमने इसका यूज क्या कर दिया, बंद। फिर हमारे पास आए भाई डाक विभाग, आप जाना होगा, डाक विभाग आए
कि चिट्ठी अब लिखी हुई आ रही हैं और आप भेज रहे हैं कि यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे, आगे क्या लिखूँ, आप तो खुद ज्ञान के सागर हैं। आपने ऐसा कभी लिखा, किसी ने नहीं लिखा चिट्ठी? अरे बहुत मॉडर्न हैं आप लोग हैं। खैर कोई बात नहीं। तो फिर इसका भाई इसमें समय लगता था। इसकी समस्या क्या थी? समय। कि मान लो लिखा है कि यहाँ फलाने की मृत्यु हो गई है और जब तक वहाँ पहुँची चिट्ठी तब तक यहाँ सब हो गया। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, समस्याएं थी कि आपने लिखा है, जैसे बहुत सारे आपने सुना गांव में कहानी रहती है कि भाई मेरी नौकरी लग गई थी लेकिन जानकारी नहीं मिली ज्वाइनिंग के लिए, है ना। तो समस्या थी किसकी? ये डाक विभाग की। तो इसको हमने बंद किया और हमारे पास अब आया है समय किसका? कंप्यूटर का। और यहां भाई साहब बेसिकली मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि आप सबसे कम समय पर अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे? भेज पाएंगे। तो आपका समय बचेगा। और आपको पता है कि आज वक्त देखो, आज सर्वाधिक जो समय नष्ट होता है इंसान का वो यही है जो आपका समय नष्ट कर रहा है। आपके पास ये ना हो, आपके पास समय ही समय है, क्या करूं, खाली समय कैसे काटूं, ये विचार आते हैं मन में। लेकिन जो इसका विकास होता है आपके समय बचाने को लेकर कि एक समय आपका बचाएगा, ये वो अलग बात है कि वक्त का पहिया घूम गया है ना, और ये समय नष्ट कर रहा है, अलग बात थी। चलिए, हमें पढ़ना है कुछ जहां से आपके पास कोई ना कोई डिवाइसेस आएंगी जिसके माध्यम से हमारे पास क्या आएगा? इंफॉर्मेशन को हम भेजने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो आएगा वो है टेलीग्राफ। सुना आप लोगों ने? टेलीग्राफ सुना किसी ने? हाँ। तो हमारे पास समय आएगा 1836-37 का, जहां हमारे पास आविष्कार होता है किसका? टेलीग्राफ का। आपके दिमाग में जा रही ना बात? कुछ बातचीत करने का अंदर हो रहा हो कि नहीं? नहीं, कुछ बातचीत हो जाती है। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ये उदास चेहरे बैतुल बैठे हुए हैं, है ना? अच्छा चलिए, सो जाएंगे क्या? सोना मत भाई, हैं? धैर्य बनाए रखिएगा। पढ़ना है 5 नंबर के लिए, हमें 5 क्वेश्चन के लिए, 10 अंकों के लिए, है ना। तो थोड़ी सी पढ़िएगा। बेसिकली ये है कि अब बहुत सीमित पढ़ना है आपको यहाँ, और 5 क्वेश्चन कम नहीं होते। लगता है किसी को कम होते हैं, कहीं और कर लेंगे। आईसीटी ऐसा विषय कि आप कम पढ़ करके नंबर ला सकते हो पूरा। बाकी ये मत कह देना कि साहब पढ़ाए हैं, आया नहीं पढ़ाया। देखो, परीक्षक का जब मूड हो जाए, तुम बनोगे जब गुरुजी, तो तुम्हारा अपना एक ईगो होगा कि मैं मास्टर हूँ, मुझसे अधिक कैसे जानेगा ये, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बैठा है यहाँ, तो इसका ईगो होता है। तो कई बार परीक्षक का ईगो आता है आने कि मुझको ऐसे प्रश्न करना है कि इससे ना बने। तो वो पूछे, बताओ मेरे मामा का नाम क्या है? हाँ, छोड़ दोगे उसको, है ना। तो ऐसे समझना, ये मत कहना कि सब पढ़ लेंगे गुरुजी। कोई ये मत सोचना कि जो पढ़ा देंगे सब उसी से आ जाएगा। क्या मैंने पहले ही कहा है कि सिलेबस बड़ा ब्रॉड है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम रहती है कि सब कुछ पढ़ लें। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम हम यहाँ से कुछ पूछ सकता है भाई, और ये सेक्टर बड़े ब्रॉड हैं और क्वेश्चन है 5, तो आप 200-300 पेज तो पढ़ोगे नहीं। है कोई लालची इतना जिज्ञासु कि नहीं 300-400 पेज पढ़ना है ना। लेकिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि मैक्सिमम चीज़ों को हम कवर कर लें, ठीक है। अधिकतम जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे उपकरण से ही बनने के चांस रहते हैं, जो देखा गया है आज तक, है ना। डिवाइसेस, तो उनके बारे में हम थोड़ी जानेंगे। मुख्यतः कंप्यूटर ही है। अगर आपको समझना कि भाई है क्या मुख्य रूप से, तो है कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ ही पढ़नी है अपने को इनपुट डिवाइस, वहीं पढ़नी है आउटपुट डिवाइस, वहीं आपके पास है मेमोरी, वहीं आपके पास नेटवर्किंग, वहीं आपके पास इंटरनेट, वहीं आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो यहाँ से जो बनते हैं प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, वो सब आपके बनते कहाँ से हैं? उपकरण से ही बनते हैं। बाकी अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग तो भाई असीमित है। उसमें एक शब्द है ई गवर्नेंस आता है अनुप्रयोग में। अब ई गवर्नेंस जो लिखा हुआ है भाई साहब, ये तो अपने आप में बहुत है। जैसे आपने कभी देखा हो जाकर के वेबसाइट में ई गवर्नेंस की, तो उसमें रोज नई चीज़ें आती हैं डेली। आज ये आ गया, कल वो आ गया, आज नया पोर्टल आ गया, कल ये आ गया पोर्टल। तो ये सब कहाँ है? ई गवर्नेंस में ही तो आ जाएगा, है ना। आपके यहाँ तो एक ई मित्र है, सुना होगा आप लोगों ने, यूज भी करते होंगे। तो ई मित्र भाई, इसमें रोज सुविधाएं जुड़ रही हैं, फिर नया कोई ना कोई आ रहा है एक। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, आपके दिमाग में पहले ये क्लियर हो
लेकिन उनमें से हमें लेना है भाई सार सार को गहिलियो थोथा दे उड़ाए। पढ़ा है कबीर का दोहा? हिंदी पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हो? अच्छा, राजस्थान हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों का विषय क्या है? सब हो विषय ना, तो हिंदी तो पढ़ते हो तुम लोग। तो कबीर को जानते हो? कबीर को, रहीम को? बहुत बढ़िया। दोहे याद हैं? 2-4 याद हैं? आपको याद हो, आप टीचर बनने वाले हैं, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद हो यहाँ वहाँ की। चलिए, अच्छा, आपका पेपर कब तक होगा? अभी नहीं पता? चल रहा है ये भी? पिछला कब हुआ था? 21 में? 22 में? चलिए, मतलब इस साल उम्मीद है कि होगा पेपर? नहीं होगा? इस साल नहीं होगा? नहीं, सरकार तो कह रही थी कि होने वाले हैं बहुत सारे पेपर। ऐसा? चलो देखते हैं। देखो, कोई अगर ये कह रहा है कि पेपर नहीं हो रहे हैं, बहुत दुख में हूं मैं, तो ये कहने का अधिकार सिर्फ उसी को जिसकी तैयारी शानदार है। अब ये तुम्हें खुद पता होगा, अपने आप से पूछना कि क्या मेरी तैयारी शानदार है, कि पेपर अगर आएगा तो मैं क्रैक कर लूंगा, इस भीड़ से अलग हो जाऊंगा। किसे किसे विश्वास है? ये सबको है। क्या बात है, फिर बढ़िया है। आप लोग हकदार है ये कहने का कि नहीं नहीं वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका रोना रहता है कि वैकेंसी नहीं आ रही सर। फिर मैं देखता हूं कि वैकेंसी आ गई, चली गई, वो वहीं का वहीं रह गया। वो यहाँ बैठा था क्लास में, रोज कहता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, फिर वैकेंसी आई, चली भी गई, और वो यहीं का यहीं रह गया। हाँ, आ रही है? चलो बढ़िया। तो जिनको ये फील होता होगा कि हम तो निकलने वाले हैं यहाँ से, देखो इतने लंबा समय आपने दिया होगा कोचिंग में। कब से आपका बैच शुरू हुआ था? सितंबर से? 5 सितंबर से? क्या बात है। तो सितंबर हो गया, अच्छा लगभग महीने हो रहे हैं, 6 महीने, है ना। तो अब इन 6 महीनों में से आपके अंदर ये आ रहा होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, कंडीशन मेरी कैसी है, ये आपको फील होता होगा। आप मुझसे कहो या ना कहो, ऐसा फील होता है ना। कितना लगाया हमने एफर्ट, क्या क्या हमने सीखा, सारी चीजें आपने देखा होगा। चलो भाई, तो ये आपको रखना है अपने आप से ही। मैं दिखाई नहीं दे रहा? दिख तो रहा हूं भाई। चलिए, तो शुरू करें, आगे इतिहास पढ़ लें। हाँ, तो आईसीटी का इतिहास है, इसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, राइट। चलिए देखो, आईसीटी के इतिहास में हमारे पास जो मशीन आएगी सबसे पहले वो है टेलीग्राफ। 1836-37 का समय है जब क्या होती है भाई, टेलीग्राफ का आविष्कार होता है। तो कहीं कहीं पाओगे 36, कहीं कहीं पाओगे डेट इसकी 37। और बेसिकली ये क्या है, तो ये है जैसे मान लो तुमने कोई मशीन बना दी, अब उस मशीन का पेटेंट जो होता है वो बाद में आपने कराया, तो कहीं कहीं सन मिलता है 36, कहीं कहीं मिलेगा 37। तो डेट में बहुत परेशान मत होना कि क्या लिखा दिए हैं गुरुजी, मैं कुछ तो और पढ़ लिया हूँ, है ना। हमारे पास जो आती है मशीन, वो मशीन कौन सी है, टेलीग्राफ। और टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया, ये किया है सैमुअल मार्स ने। किसने किया है? सैमुअल मार्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। ये पॉइंट आपको याद हो, याद रहेगा। देखो, टेली शब्द जब भी आएगा, टेली शब्द का अर्थ होता है दूर। जैसे आपने कहा टेलीफोन, सुना होगा आप लोगों ने। अभी हमारे पास था टेली कम्युनिकेशन, आएगा एक शब्द टेली कम्युनिकेशन। इस टेली का अर्थ क्या होता है, दूर। तो जब आपने, और ग्राफ माने होता है चित्र, ग्राफी माने चित्र, या आपने कुछ लिखा है, कुछ बनाया है, डिजाइन किया है, वो है ग्राफ। तो हमने इसके माध्यम से क्या किया था, दूर बैठे किसी व्यक्ति तक चित्रों को भेज पाया, तो नाम दिया इसको हमने टेलीग्राफ। सब देख हमारे पास है टेलीफोन, सुना होगा आप लोगों ने। तो फोन माने क्या होता है, आवाज। तो अगर आप अपनी आवाज को दूर तक भेज पाएं, उसको कहते हैं टेलीफोन। तो टेली शब्द का अर्थ क्या होता है, दूर। ये है टेलीग्राफ, और इसका आविष्कार किया है सैमुअल मार्स ने। सैमुअल मार्स के नाम पर ही यहां मिलते थे हमें मार्स कोड,
और मार्स कोड के माध्यम से हमने किसी चित्र को अन्यत्र कहीं भेज पाते थे। तो ये सबसे पहले की तकनीक अपने पास आती है, जो कि है 1836-37 के आसपास, राइट। लेकिन वर्तमान में इस तकनीक का कोई काम नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसका कोई भी काम नहीं है, इसलिए देखने को अब आपको नहीं मिलेगी। तो आप इसको कह सकते हैं भाई साहब कि ये क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, राइट। लेकिन आपको पता हो कि इतिहास क्रम में हमारे पास ये भी एक समय था, राइट। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा, वो आएगी फैक्स मशीन। 1843 का समय मिलेगा आपको, और इस टाइम पीरियड पर हमारे पास कौन सी आएगी, फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन तो आप जानते ही हैं, देखा भी खूब होगा इसको। आप अपने मैसेज को लिखे हुए फॉर्म में सामने वाले को भेज सकते हैं। ये काम कहाँ से होता है, फैक्स से। अलेक्जेंडर बेन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, इसका आविष्कार किया है। तो व्यक्ति का नाम क्या है, अलेक्जेंडर बेन। तो ये आपको याद हो। फैक्स को आगे ही भी पढ़ेंगे हम, तो फैक्स का फुल फॉर्म भी देखेंगे, है ना। तो फैक्स क्या होती है, तो फैक्स एक होता है टेलीफोन जैसी डिवाइसेस जिसमें लगा हुआ स्कैनर, आपका मैसेज आया, स्कैन हुआ, प्रिंट हुआ। तो जो आप मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को अगर हम प्रिंटेड रूप में पहुंचा पाए सामने वाले के पास, तो हमारे पास क्या होती है, एक फैक्स मशीन होती है, आप जानते होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगी भाई टीवी। तो आप देखोगे कि 1876 के आसपास हमारे पास क्या आती है, टीवी। और अगर हम देखें यहां हमारे पास आ जाएगी भाई टीवी, टेलीविजन। इसका आविष्कार किसने किया, टीवी का, टीवी का आविष्कार J.L. बेयर्ड, है ना। तो कुछ आपको जीके जीएस भी है भाई साहब, ये है ना, सामान्य ज्ञान में भी इसको हम पढ़ते हैं, राइट। तो इस यहाँ हमारे पास आएगी भाई J.L. बेयर्ड ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। फिर हमारे पास एक समय आएगा 1896, और यहाँ आप देखोगे हमारे पास क्या जाएगी भाई, रेडियो। और रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। तो कुछ छोटी छोटी हमारे पास चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया हो किसने क्या किया है आविष्कार। ये तो है लगभग हमारे पास, यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये विकास का क्रम है। आपको पढ़ना है मेन कंप्यूटर, जिसका आविष्कार होता है 1945 के आसपास। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निकल करके आता है, नाम उसका रहता है ENIAC, जो कि पहली पीढ़ी का भी है। और उसके माध्यम से या कि कंप्यूटर के आने की वजह से बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन पर होंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए एक बार, इसको लिख लीजिए। अच्छा बड़ा कर दें, चलो अब बड़े बड़े लिखेंगे ना, अक्षर थोड़ी दिख रहा अभी। बहुत बढ़िया ऑनलाइन वालों।
चलें आगे बढ़ें। अक्षर छोटे लिखे हैं क्या मेरे? राइटिंग ठीक नहीं है क्या मेरी? सही है, चलो। मार्कोनी, मार्कोनी, कोनी मार, मार्कोनी, हैं? मार्कोनी है भाई। क्या है? अरे रा है भाई साहब, ये माँ के आगे रा लगाना है। अच्छा, आ की मात्रा कह रहे हो इसमें? बड़ा माँ कह रहे हो? मार्कोनी, अच्छा ऐसा कह रहे हो? चलो लिख लिया। आगे बढ़े। तो ये 2-3-4 विकास हुए हैं जहां से हमने इंफॉर्मेशन को भेजने का प्रयास किया, लेकिन इनको हमें बारे में नहीं जानना है। अब चलेंगे अपन आगे। हमें जो मेन पढ़ना है वो है अपने पास कंप्यूटर। तो दुनिया का जो पहला आता है कंप्यूटर, वो आता है 1945-46 में। आप देखिएगा 1945-46 में हमारे पास दुनिया का पहला कंप्यूटर आता है। इसे कहते हैं एनियक, फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर विकसित होता है और इसका नाम है एनियक। एनियक, एनियक का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में आता है, लिख लीजिएगा वो वाला भी। इसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और इसका जो विकास किया है वो किया है जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली। जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली, लिख लो इसको भी। चिट्ठी आ गई। सिलेबस कितने घंटों में हो जाएगा, घर भी जाना है। ऐसे कौन कौन लोग हैं भाई जिनकी पहली क्लास का प्रश्न है कितने घंटों में हो जाएगा? आप मान लो 20 से 22 घंटे। कितना? 20 से 22 घंटे, 10 से 12 दिन लगेंगे। फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, मतलब कैसी डिमांड है बच्चों की। तो घर काहे जाते हो अभी तुम लोग? पढ़ के जाओ आराम से। अभी तो पढ़ना है इतिहास पूरा। सर एक बार वो करिए ना, मैसेज करिए ना, एक पीडीएफ लगानी, एक मैसेज करिएगा मुझे। लिख लिया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली नाम के दो मित्र हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया है, एनियक का
आविष्कार किया है। ENIAC पहली पीढ़ी का है और इसमें क्या हुआ भाई, ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर भी है। लिख लिया। चलिए, इसके बाद 1973 होता है मोबाइल का आविष्कार। दुनिया का पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया था। तो लिख लीजिए, एक सन और हमारे पास है। चलें आगे। चलिए, तो अपने पास एक और आएगी डेट, वो रहेगी 1973 की। 1973 मोबाइल का आविष्कार होता है, मोबाइल। और आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। कपूर मत याद कर लेना कि मार्टिन कपूर। मार्टिन कूपर ने क्या किया, दुनिया का पहला जो मोबाइल है वो लॉन्च किया। मोटोरोला कंपनी की मोबाइल था ये, आपको पता होगा। बाकी तो मोबाइल की शुरुआत होती है 1973 से। इन सब डिवाइसेस के माध्यम से हम करते क्या हैं, तो हम करते हैं कम्युनिकेशन। ये बात आपको पता ही है, राइट? डरना मत कि क्वेश्चन कैसे ला दिया भाई, पढ़ाया तो कुछ नहीं अभी हैं? क्वेश्चन क्यों ला के आ गया मास्टर है? कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग देखेंगे उनको, हम थोड़ी सी बात करेंगे उस पर, है ना? लिख लिया यहाँ तक? चलिए, तो ये हुआ थोड़ी सी आपका क्या विकास। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि कैसे आसान से प्रश्न आते हैं। ये कुछ प्रश्न आपके जो है तो आए हुए हैं, है ना? दोनों नहीं, एक तो इंग्लिश है, एक तो हिंदी है। दोनों नहीं आए हुए हैं ना, एक हिंदी है, फिर उसकी भाई इंग्लिश है, इंग्लिश का हिंदी है। तो समझना है सिंपल कि भाई ऐसे प्रश्न कुछ देखने को मिले हैं। जैसे आपका आईसीटी सिर्फ आपके यहाँ तो है नहीं सिलेबस पे, अन्य स्टेट में भी है, तो वहाँ के भी कुछ आपके अलग अलग जो होते हैं परीक्षाएं, वहाँ भी आती है आईसीटी। तो उनके ही प्रश्न हैं, उनको आप एक बार देखिए कि क्या आप इन प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं। बताओ, आईसीटी का उद्देश्य क्या रहा है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना है, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, या दोनों? क्या कहोगे? दोनों। देखो, पढ़े नहीं हो, ये अनुप्रयोग ही तो हुए आईसीटी के। क्या है ये? अनुप्रयोग। तो ये सिर्फ डेमो है, मत कहना कि पढ़ा दिया, क्या अनुप्रयोग। हम पढ़ेंगे अच्छे से भी, लेकिन दिखाता हूं कि ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे आपको लगेगा, आइडिया लगेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं यहां से, है ना? तो ये है भाई उत्तर, क्या बनेगा? दोनों। भाई आईसीटी आया तो क्या हुआ? स्मार्ट स्कूल आ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, इंसान स्मार्ट हो रहा है, स्मार्टफोन आ रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है? स्मार्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है? आपकी क्षमता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कल को आप भी बढ़ेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो देखो, जब हमारे पास ये बोर्ड नहीं होते थे तो ऐसे प्रश्न दिखाना बच्चों कठिन कार्य था भाई। या तो प्रिंट आउट दो, पहले सबको लिख के लाओ, फोटोकॉपी करवाओ, फिर दो। तो अब क्या हुआ? सब ये आसान हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों ही उद्देश्य हैं आईसीटी के। सबको क्लियर है ये बात? चलिए, अगर देखो जाए अगला, देखो हाँ, पीछे करें, ऐसे करें, हाँ ठीक है। चलो, आईसीटी कारण शिक्षा में आदर्श बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? क्या करोगे? सिर्फ बोलना है कि ये हो सकता है। 4 नंबर, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग। देखो, ए वाले कौन हैं? ए वाले भी हैं, बी वाले 2 नंबर वाले कोई नहीं है, 3 नंबर वाले हैं कुछ, 4 नंबर वाले सर्वाधिक 4 नंबर वाले हैं। चलिए देखना, प्राथमिक स्तर के लिए आभासी शिक्षण वातावरण प्रदान करना, ये तो भाई है नहीं। आप आभासी का होता है कि जो है नहीं, हाँ, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये तो कट गया। एक वालों, इनके लिए मौन रहिए आप लोग 2 मिनट का। खैर कोई बात नहीं है ना। शिक्षण की पारंपरिक पद्धतियां तो भाई पहले थी, ये तो कैसी पद्धतियां हैं भाई? मॉडर्न है, ये आधुनिक हैं। तो ये तो कट गया भाई, ये वाला भी। अब हमारे पास 3 होगा या 4 होगा?
3 देखना, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव, सिर्फ यही है। आईसीटी का लक्ष्य यही है कि पहले क्या था कि पहले सिर्फ मास्टर बोल रहा है, ये सुन रहे हैं चुपचाप, समझ में आए या ना आए। आईसीटी ने क्या किया है, ये दृष्टिकोण को चेंज किया है कि बच्चों को समझ में आए। जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां अब बदलाव ये हो रहा है कि पहले स्कूल जब हमारे ज़माना था भाई, तो टीचर कूट कूट के बैठाता क्लास में कि बैठो, कोई पढ़ने का इच्छुक है या नहीं है। लेकिन विदेशों के जो स्कूल हैं, अमेरिका है और जो मॉडर्न कंट्री हैं, वहाँ डिपेंड करता है बच्चे के मानसिकता पर कि क्लास बढ़िया लग रही होगी तो बैठेगा, नहीं चला जाएगा उठ के, कोई रोक टोक नहीं है। वो जो है ना कूट कूट के बिठाने वाला व्यवस्था, वो वहाँ तो रही। तो ये इसका अर्थ क्या होता है भाई कि आप इसके माध्यम से बच्चों के दृष्टिकोण को करेंगे, बदलेंगे भाई। तो ये उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलना है इसको हमें, है ना। तो अब लक्ष्य क्या भाई, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं है। इस शब्द किसके लिए है, ये शब्द है टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसका तो नहीं है। क्या भाई इसका लक्ष्य बदलाव जो सबसे बड़ा हुआ है वो नंबर 3। कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ। चलिए एक और करिए आप लोग, और जूम कर दें, सिर्फ हिंदी से मतलब अपने को, है ना, ठीक है। कोई अंग्रेजी वाला बोल देना कि अंग्रेजी चाहिए हमको, बताओ। 2 कथन पढ़ना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का एक उप समूह माना जाता है। आईसीटी को आईटी का उप समूह नहीं है, उल्टा लिखा है। ये कैसा लिखा है, उल्टा। आप ये कह सकते हो, कहना हो तो, हाँ, आईटी है आईसीटी का एक उप समूह, क्योंकि आईसीटी अब ब्रॉड हो गया तो उप समूह क्या होगा, उसके अंदर आएगा। तो ये कथन क्या हुआ, गलत। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग करने के अधिकार को कॉपीराइट कहते हो क्या? जैसे तुम किताब किसी के ले लो तो तुम्हारा कॉपीराइट होगा क्या उसमें? नहीं, सिर्फ तुम यूज कर सकते हो। तो किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट नहीं कहते, वो तो आपकी संपदा हो। ये पढ़ेंगे हम आगे, ये अनुप्रयोग है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं डेमो कि ऐसे प्रश्न आपके पास आते हैं। कॉपीराइट भी आप पढ़ेंगे, कहां से आया है कॉपीराइट एक्ट, कब आया, कैसे आया, सब पढ़ेंगे हम, है ना। तो उपयोग के अधिकार को हम कॉपीराइट नहीं कहते। कॉपीराइट कहां मिलता है? जो आपकी अपनी संपदा हो, आपकी अपनी संपत्ति थी, उसमें मिलता है कॉपीराइट। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। तो कौन सा सही है? तो ना तो एक और ना ही दो। ये शायद प्रश्न आया है DSSB, दिल्ली में होता है SSB का, उसमें भी आती है ICT, उसका प्रश्न ये है ना। चलिए नेक्स्ट है, ICT द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं कर सकते। किसकी ICT? बताओ, आप सोचो कि ICT ये रिप्लेस नहीं कर सकता। सोचिए थोड़ी सी। प्रेरणा, चलो भाई देखो, शिक्षकों की प्रेरणा को रिप्लेस नहीं कर सकता, बाकी लिखित परीक्षा रिप्लेस कर सकता है। विद्यार्थी शिक्षक संवाद भी रिप्लेस कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन कर दी है भाई। और कक्षा जब न रहेगी तो कक्षा में क्या बातचीत भाई। ICT का लाभ क्या है? ICT का ये जो था, एक जो पारंपरिक परंपरा थी कि बच्चे हों और टीचर हों, जब भी हमें क्लास देनी हो तो हमारे पास क्या हो? विद्यार्थी का एक समूह हो और एक टीचर हो। लेकिन ICT ने क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। बच्चे हो या ना हो, क्लास चल रही हैं। देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब में, बच्चे नहीं बैठा कोई, लेकिन क्लास चल रही हैं। तो ये तो भाई क्या हो गया भाई? समाप्त हो गए। ये तो समाप्त हो ही गए दोनों। ये बची हुई है अभी, हो सकता है कि ये आगे चल के हो जाए। बचेगा क्या भाई? जो मोटिवेशन आप देंगे बच्चों को वो समाप्त तो नहीं होगी, राइट। चलिए लग रहा है ना कि हम हल कर लेंगे थोड़ी बहुत पढ़ के, और ये सारे प्रश्न आए हुए ही हैं। तो सिर्फ लाने का लक्ष्य यही है कि आप थोड़ी आओ, कॉन्फिडेंस में आओ कि हाँ हम कर सकते हैं। बताओ, E
गवर्नेंस, बहुत बढ़िया। समाज की जरूरतों को पूरा, सरकार की क्षमता में सुधार, तो आपके पास क्या आ गया भाई, ई गवर्नेंस आ गया। ई गवर्नेंस आया है तो आप अपने काम जो लगते थे महीनों, वो घर बैठे आपके कार्य हो रहे हैं। ये सब देन किसकी है, ई गवर्नेंस की, सरकार आपके द्वार, है ना। चलिए आगे देखें अगर आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक प्रश्न ये आया आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो कहाँ है अपने पास, डी, तो डी आपका सही बनेगा आंसर। तो ये सारे प्रश्न आपके आए हुए ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है आखिरी, इसको भी देख लो भाई। सभी दिखे तो वहां देना, सभी पढ़ लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आईसीटी में शामिल है ऑनलाइन सीखना, शामिल है भाई, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीखना शामिल है, और वेब आधारित शिक्षा शामिल है। तो क्या कहोगे, सभी। कहाँ है सभी, अच्छा डी है सभी, तो कहेंगे केवल डी। हाँ बताओ, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के छोड़ करके अन्य आपके आए हुए हैं, क्योंकि आपके प्रश्न तो आप हल करेंगे ही, तो ये तो आप न मिल गए, इसलिए मैं आपको 5-6 प्रश्न लेकर के आया था, जिससे एक डेमो हो जाए कि आपको लगे आइडिया कि ऐसे प्रश्न हमारे यहाँ आएंगे, किसी के दिमाग में है ना आता हो कि प्रश्न कैसे आएंगे, उसके लिए था। राइट, चलें आगे बढ़ें भाई, पढ़ लें। थक गए क्या आप लोग, नहीं? हाँ, कोई कुछ कह रहा क्या? चलो बड़ी ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपन ने पढ़ लिया है इसके विकास तक, इतिहास तक अपन ने इसको कर लिया है कंप्लीट। अब चलेंगे हम आगे कहाँ चलेंगे, यहीं आगे आएंगे, है ना। देखना, अपने को जो पढ़ना है अभी फिलहाल वो रहेगा क्या, अगर हम देखें कि आईसीटी में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसे कहते हैं आईसीटी के घटक। क्या कहेंगे, आईसीटी घटक। तो लिखिएगा आईसीटी के घटक। घटक समझते हैं आप लोग, घटक क्या होते हैं? मतलब जब भी आपको आईसीटी का उपयोग करना है तो आपके पास क्या क्या हो, इसे कहते हैं इसके घटक। घटक माने कंपोनेंट, अवयव, एलिमेंट, राइट। इसमें क्या क्या हमें चाहिए, तो भाई साहब हमें चाहिए नंबर 1 हार्डवेयर। आपके पास एक तो क्या हो, हार्डवेयर हो। अब हार्डवेयर क्या होते हैं हम इनकी भी बात करेंगे। दूसरा आपके पास क्या हो, सॉफ्टवेयर हो, बहुत बढ़िया। दूसरा हमारे पास हो, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर हो। तीसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, तीसरे आपके पास क्या हो, डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो। और चौथा जो हमारे पास है वो है मानव संसाधन, ह्यूमन वेयर कहते हैं इसको। आईसीटी के जो घटक हैं उनमें आपको 4 चीज़ों का जिक्र होगा। नंबर 1 हमारे पास है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है इंफॉर्मेशन और चौथी है ह्यूमन वेयर। हिंदी में देखें तो हार्डवेयर भी होता है, और हार्डवेयर किसे कहते हैं, वह भाग जिसको आप छू सकते हैं, तो इसे बोलते हैं टेंजिबल, जो स्पर्श करने योग्य हो, जिनको आप टच कर सकें, वो होते हैं हार्डवेयर। तो अगर मैं कहूं कि स्पर्श योग्य भाग, स्पर्श योग्य भाग, इसे कहते हैं हम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श ना होने वाले भाग। और इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ के आए हैं। इन्फॉर्मेशन तो आप जानते हैं सूचना है, व्यवस्थित आंकड़े, कहना हो आसान भाषा में क्या कहेंगे इसको हम, व्यवस्थित आंकड़े। और ये है ह्यूमन वेयर। भाई ये सारे कार्य कौन करेगा, तो वो करता है ह्यूमन, मानव संसाधन। इसका अर्थ होता है ह्यूमन वेयर का कि कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है, मानव। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी है मानव संसाधन की, ये आपको आइडिया हो। तो ये हैं घटक जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी आईसीटी का प्रयोग करने के लिए, राइट। तो 4 पॉइंट ये लिख लो, फिर अपन आते हैं कंप्यूटर में।
लिख लिया? चलिए शुरू करें, आगे बढ़ें। हमारे पास अब चलेंगे आगे, तो हमारे पास आएगा कंप्यूटर। ठीक है कि कंप्यूटर जो आईसीटी का एक हार्डवेयर है, एक उसका उपकरण है, एक उसकी डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम मुख्य रूप से वर्तमान समय में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। जैसे मोबाइल आपके हाथों में स्मार्टफोन है, वो भी कंप्यूटर का ही प्रकार है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, चलिए देखना ये है क्या, तो ये है उपकरण नंबर 1 हमारे पास जो आएगा वो है कंप्यूटर। बताओ क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो एक हार्डवेयर है, एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है भाई? इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट देती है। तो ये प्रश्न आपका एक आ चुका है एक बार कि डेटा चेंज होता है आउटपुट में, या मैं कहूँ कि इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ बीच में कौन क्या करता है? तो डेटा पर करती है सीपीयू प्रोसेसिंग। तो डेटा में प्रोसेस हुआ और मिला हमें क्या? इंफॉर्मेशन। तो एक प्रश्न आपको ऐसे मिला है कि क्या किस में चेंज होता है? तो डेटा चेंज होता है इंफॉर्मेशन में, इनपुट आउटपुट में, रॉ मटेरियल या कहें हम अव्यवस्थित आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े में। तो ये नाम अलग अलग हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। अगर बात करें हम कंप्यूटर की क्या है, तो कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कहोगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये प्रश्न भी खूब आता है कई बार परीक्षाओं में, कैसी मशीन है? तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक। देखो एक शब्द हमारे पास और है, वो है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल शब्द उनके लिए है जैसे एसी, ऐसी बड़ी डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा वोल्ट पर चलेंगी। जो कम वोल्ट पर डिवाइसेस हैं उनको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। इसका जो जनक है, कौन है जनक बताओ? चार्ल्स बेबेज। जनक कौन है इनका? तो जनक है चार्ल्स बेबेज। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था वो था मैकेनिकल कंप्यूटर। कैसा था? मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इन्होंने बनाया था हमारे, हम यूँ कहें कि हम चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। लेकिन आपको पता है कि आधुनिक वाले कैसे हैं? आधुनिक हैं इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हैं? देखो मैकेनिकल का अर्थ होता है ऐसी डिवाइस जिसको चलाने के लिए, रन करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता हो। आसान भाषा में, इससे आसान कुछ नहीं परिभाषा। जैसे आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि साइकिल मैकेनिकल डिवाइस है। साइकिल तभी चलेगी जब आपके शरीर में जान हो, है ना, तभी चल पाएगी। वैसी समझ जैसे बोलते हैं अपन क्या है, उसे कहते हैं अपन मैकेनिकल। जैसे आपने सुना होगा अबेकस के बारे में, सुना किसी ने? तो अबेकस भी कैसी है? मैकेनिकल। क्योंकि ये जो मोतियां हैं इनको आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, खुद से ये नहीं होगी, तो हम क्या कह रहे हैं? मैकेनिकल। ऐसे ही चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया है डिफरेंस इंजन और बनाया है एनालिटिकल इंजन, उन सबको हम कहते हैं डिवाइसेस कैसी हैं? वो मैकेनिकल थी। तो एक प्रश्न आपके पास और आएगा कि आधुनिक के जनक कौन हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक, क्योंकि आधुनिक कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एक और आता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक बताओ। या मान लो कहीं आ जाए कैसे? इलेक्ट्रॉनिक, या आ जाए कहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक, तो क्या कहोगे? हमारे पास कौन है? एलन ट्यूरिंग। याद है इनका नाम सुना होगा आपने? एक इनका बड़ा फेमस आजकल और है, कोई भतीजा भाई होगा, हैं? एलन मस्क। सुना आप लोगों ने नाम उसका? भाई साहब कह रहा कि लगाएंगे ब्रेन में, लगाऊंगा चिप। इंसान के ब्रेन में क्या लगाऊंगा? चिप। तो तुम सोचोगे सिर्फ काम होगा, सोचो,
हैं, और काम ऑटोमेटिक हो रहा है। खैर, अगला है हमारे पास कि सुपर कंप्यूटर जनक। एक प्रश्न अपने पास और है, सुपर कंप्यूटर के जनक किसे किसे पता है? ये है सेमोर क्रे। कौन है? सेमोर क्रे। ये क्रे लिखा है ना, लेकिन इंडिया में अलग हैं। प्रश्न एक और आता है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक राजस्थान के नहीं हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक तो क्या कहोगे? विजय पांडुरंग भाटकर। लिख लो इनको, विजय पांडुरंग भाटकर लिखिए। हाँ, हो सकता है ना, विजय पांडुरंग भाटकर हैं। तो ये 4-5 फैक्ट हैं, आपको याद रखना है कि ये हैं कंप्यूटर के तथ्य। हाँ, चार्ल्स, हाँ चार्ल्स है, चार्ल्स बैबेज है, चार्ल्स बैबेज है। हाँ, किसका? चार्ल्स बैबेज ने बेसिकली बनाया 1835। आप कह सकते हैं कब? हाँ, है ही। बेसिकली इन्होंने बनाए हैं 2 इंजन। एक नाम है डिफरेंस इंजन जो बना 1822 में, और दूसरा आया एनालिटिकल जो अब कब आया? 1835 में। और एनालिटिकल इंजन ही है वर्तमान कंप्यूटर की रूपरेखा। इसी सम्मान में हम इनको कहते हैं कि ये किसके जनक हैं। बेसिकली इन्होंने आज जैसे कंप्यूटर हमारे पास है ऐसा कुछ बना करके नहीं दिया, सिर्फ दी है तो रूपरेखा दी है कि ऐसे बनेंगे भविष्य में कंप्यूटर। तो उस सम्मान में हम इनको बोलते हैं कि ये जनक हैं। लेकिन ऐतिहासिक सन जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, है ना। मैं फिर से कहता हूं आपको, ऐतिहासिक सनों में बहुत सारा कई बार रहता है विवाद, तो वो आपको नहीं रखने याद, ना कभी प्रश्न बनते हैं यहां से। डेली का डेली आप लोग पढ़ते रहना, है ना। पढ़ते हो डेली की डेली ना? चलो बढ़िया, मास्टर हैं आप लोग तो समझते होंगे कि पढ़ना पड़ेगा। विजय पांडुरंग भाटकर हैं और वो है सेमोर क्रे। आधुनिक के हैं एलन ट्यूरिंग और सुपर के हैं सेमोर क्रे। ठीक है, चलें आगे। बताओ, बढ़ें? एक बार करें रिवीजन करें क्या? कुछ पढ़ लें फिर से दोबारा, कि जा रहा दिमाग में? अभी मुझे चिंता आप लोगों की है कि दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा। जा रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ें। रुकें अभी? कौन लिख रहा है अभी? चलिए जल्दी लिख लीजिए। यूनिट 1, 2 और 3 चल रही हैं साथ में।
यूनिट पॉइंट जो आपके लिखे हुए हैं 1, 2 और 3, वो तीनों पढ़ रहे हैं हम साथ में। एक पढ़ेंगे अलग से, वो रहेगा सामाजिक अनुप्रयोग। तो वहाँ पढ़ना है व्हाट्सएप सामाजिक प्रयोग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ई गवर्नेंस, वो आपके पास क्या होते हैं, सामाजिक प्रयोग, है ना। चलें आगे बढ़ें भाई। बताओ, अब देखना अपने पास आएगा, कंप्यूटर जो काम करता है वो करता है एक सिद्धांत पर। अब प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कौन से प्रिंसिपल पर। तो कंप्यूटर काम करता है इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में। आप कह सकते हैं कि सर एक और होता है, वो होता है स्टोर, और एक और होता है वो होता है कंट्रोल। तो बेसिकली जो कार्य करने के इसके स्टेप हैं ये हैं 5। हम पढ़ेंगे 3 अभी, 2 का जिक्र बाद में करेंगे, है ना। इसका तो करेंगे ही नहीं, समझ लो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल, ये है स्टोरेज, ये है आउटपुट, पी क्या है प्रोसेस, आई क्या है इनपुट। तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोर हुआ, कंट्रोल हुआ। 3 बेसिक आवश्यकता है, 3 फंडामेंटल कार्य हैं, 3 कंपलसरी कार्य हैं कि अगर कोई डिवाइस कंप्यूटर होगी तो उसको 3 कार्य करने ही होंगे। और वो 3 कार्य कौन कौन से हैं, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल, इसे कहते हैं, ये कार्य होंगे ही होंगे। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कंप्यूटर डेटा को स्टोर भी करे। जैसे आपके पास है कैलकुलेटर, तो आपने कहा कि 2 + 3, तो इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, आ गया आउटपुट, आ गया 5। लेकिन क्या करेगा, स्टोर करेगा, इसको स्टोर नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर है ना, तो कंट्रोल करता हर कंप्यूटर डेटा में। कंट्रोल का अर्थ होता है कि प्राप्त डेटा से सेंसर के माध्यम से उसमें हम कंट्रोल कर पाएं। जब आप कहते हैं कि ड्राइवरलेस कार, सुना होगा आप लोगों ने कि बिना ड्राइवर की कार हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं, तो सेंसर के माध्यम से डेटा को कैप्चर करती हैं और काम करती हैं वो। तो ये, लेकिन प्रत्येक कार नहीं है कि मेरे पास है मारुति 800 तो वो करेगी, वो नहीं कर रही भाई, है ना। ठीक है, लेकिन ये 3 कार्य होते ही होते हैं, राइट। चलिए, तो हम 3 का ही करेंगे सबसे पहले। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मेमोरी में स्टोर को, है ना। हम आगे देखना, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस सिद्धांत पर क्या करता है भाई, कंप्यूटर कार्य करता है। इनपुट का अर्थ होता है कि बाहरी संसार से कोई चीज कंप्यूटर में भेजना, उसके अंदर तक पहुंचाना, यह है काम किसका, इनपुट का। इनपुट माने बाहरी संसार से कोई भी डेटा जो आपके पास था वो जा रहा है कहाँ, कंप्यूटर में प्रोसेस होने के लिए। अब इनपुट देने का कार्य जिनके माध्यम से होता है उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो एक तो आप ये पढ़ेंगे यहां, फिर प्रोसेसिंग होगी, तो यहां हमारे पास कौन करेगा, प्रोसेस करता है सीपीयू, या इसको ही कहते हैं प्रोसेसर, तो ये पढ़ेंगे हम। और फिर मिलेगा हमें आउटपुट, ये किससे मिलेगा, आउटपुट डिवाइस से। तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं यहां। सबको आ रही बात समझ में। प्राप्त आउटपुट को आप स्टोर भी करते हैं, तो हमारे पास एक आएगा मेमोरी, क्या आएगा, मेमोरी। तो इतना फिलहाल आपको पढ़ना है अगले दिनों में। आगे जो हम आएंगे दिन, उसमें हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, देन मेमोरी फिलहाल। फिर अपन चलेंगे आगे। ये सबको क्लियर हुआ। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि इनपुट क्या होता है, सबसे पहले बात यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। कहां से, इनपुट से। कि इनपुट आपको आइडिया हो कि इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट, सिर्फ इनपुट का अर्थ होता है डेटा। जब हम कहें कि इनपुट दे रहा है कोई, तो क्या है ये, डेटा दे रहा है, कहीं डेटा जा रहा है। अब ये डेटा कैसे जाएगा, तो माध्यम चाहिए हमें। तो माध्यम कौन बनती हैं, इनपुट डिवाइस। क्लियर हुआ ये। तो पहले लिखेंगे भाई इनपुट क्या होता है, समझना ध्यान से। हमने कहा कि आउटसाइड वर्ल्ड से, हिंदी में कहें तो बाहरी संसार से, बाहरी संसार से
डेटा का कंप्यूटर में जाना, प्रवेश पाना, रखना, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे कहते हैं हम इनपुट। राइट, आसान भाषा में माने इनपुट ही क्या हो गया? यही है डेटा। यही क्या होता है? डेटा। इसको हम कहते हैं, एक शब्द हमारे पास और आता है, रॉ फैक्ट या रॉ मटेरियल, कच्चे आंकड़े, या इसको ही बोलते हैं अव्यवस्थित आंकड़ा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। बेसिकली डेटा क्या है? तो अव्यवस्थित आंकड़े हैं डेटा। ये सब इनपुट होगा, और इनपुट देने का कार्य किससे होगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। तो एक पता हो, एक लाइन आपको और पता हो कि इनपुट देने का कार्य इनपुट डिवाइस करती हैं। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को? यहां तक लिख लीजिए, इनपुट डिवाइस करती हैं। इनपुट देने का कार्य इनपुट डिवाइस करती हैं। लिख लिया? चलें भाई आगे। इनपुट हुआ, अब क्या होगा आगे? बोलना है एक बार। प्रोसेस। तो आगे लिखेंगे अपन प्रोसेस। भाई प्रोसेस क्या है और कौन करेगा? प्रोसेस। देखो एक बात और समझना भाई, कंप्यूटर हो या कोई भी डिवाइसेस हो, वो ऐसे कोई नए कार्य नहीं करती हैं जो अब तक हो नहीं रहे, संसार में नहीं हो रहा था। काम वही करती हैं जो अब तक कार्य हो रहा था, बस कार्य करने का तरीका चेंज हुआ। जैसे मैं कहूँ ई गवर्नेंस, तो क्या गवर्नेंस नहीं थी? जब से समाज है तब से है प्रशासन, बस उसके काम करने का तरीका चेंज हुआ। तो प्रोसेसिंग या प्रोसेस हम तब भी करते थे जब कंप्यूटर नहीं था, बस उसको करने का तरीका अपना क्या था? चेंज था। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा पर कार्य करना, डेटा पर
कार्य करना, या कहें कि डेटा को मैनिपुलेट करना प्रोसेसिंग कहलाती है। राइट। एक शब्द और अपने पास आएगा प्रोसेस। जब आप पढ़ेंगे प्रोग्राम तो वहां चलते हुए प्रोग्राम को बोलते हैं प्रोसेस। जैसे अभी चल रहा अपना नोट चल रहा अपना, तो ये क्या चल रही है? प्रोसेसिंग अपनी चल रही है। तो चलते हुए प्रोग्राम को कहते हैं प्रोसेसिंग। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को बदलाव करना या डेटा पर कार्य करना, जो आपकी इच्छा हो। तो डेटा को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट माने हेर फेर, बदलाव, इसकी हिंदी होती है हेर फेर, चेंज करना। बहुत बढ़िया है ना। डेटा को मैनिपुलेट करना, इसे कहते हैं क्या भाई? इसे कहते हैं हम प्रोसेस। और प्रोसेस करने का कार्य कौन करेगा? सीपीयू। लिखेंगे कि प्रोसेस करने का कार्य, प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। अब सीपीयू हम पढ़ेंगे और फिर हमारे पास आएगा आउटपुट, है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता होगा। बहुत बढ़िया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो ऐसे प्रश्न मान लो तुम्हारे परीक्षा में आ जाए, बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? नहीं आ सकता? मान लो आ जाए तो समझिएगा कि ये पुण्यों का उदय है। आपने जीवन में जो कुछ अच्छे कार्य किए होंगे उसका प्रतिफल मिला है आज परीक्षा में, हैं? अरे कुछ नहीं कर पाते। हमारा एक मित्र था भाई, उसके परीक्षा में आ गया सीपीयू का फुल फॉर्म, और इतने जल्दी में था वो। विकल्प नंबर 1 था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखा ही नहीं कि क्या लिखा है, क्योंकि उसको पता था ना कि बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। विकल्प क्या था? पहला कंट्रोल, टिक कर दिया भाई साहब, निपट गया। हाँ नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जनरली नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन जब आए तो बहुत सरल आ जाए तो आपको थोड़ी रहना सावधान, विकल्प ढंग से हम पढ़ें, ये भी तरीका होता है। लिखिएगा इसको, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को हम चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिप। तो इसके नाम हैं कई सारे। अगर मैं कहूं कि सीपीयू के अन्य नाम, सीपीयू के अन्य नाम, अन्य नाम जैसे कहोगे, एक इसको बोलते हैं हम प्रोसेसर। तो प्रोसेसिंग करने का जो कार्य करे वो प्रोसेसर, वही है सीपीयू। इसी को बोलते हैं अपन माइक्रो प्रोसेसर, इसको ही बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसको ही बोलते हैं हम चिप आसान भाषा में, या कई बार कहोगे माइक्रो चिप। तो ये इसके ही नाम हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये 4 नाम इसके हैं, है वही बात। प्रोसेसर कहो, माइक्रो प्रोसेसर कहो, या चिप कहो, या कहो माइक्रो चिप, हाँ है सीपीयू। हाँ, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, दिल दिमाग कहा जाता है भाई साहब। डेटा को मैनिपुलेट करना प्रोसेसिंग कहलाती है, और प्रोसेस करने का जो कार्य करती है डिवाइस वो है सीपीयू। आप सभी जानते तो हैं ना सीपीयू क्या होता है? देखा है बॉक्स? अरे वो बॉक्स सीपीयू नहीं है पगलों, इसके अंदर मदरबोर्ड पर लगी एक चिप है छोटी सी, वो होती है सीपीयू, है ना। ये तो कैबिनेट है, या इसको बोलते हैं हम टावर, बोलते हैं टावर, बोलते हैं आजकल टावर, है ना। इसके अंदर लगी है एक बोर्ड लगा है, इसे कहते हैं मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड पे लगी हुई छोटी चिप उसे कहते हैं सीपीयू। तो मेन डिवाइस जो है वो है चिप, पतली सी। यहां तक लिख लिया? बताओ भाई।
हाँ जल्दी लिख लो। अब बहुत पढ़ना हमें, और पहला प्रश्न आ गया है क्लास से कि सिलेबस कब होगा, कितने घंटों में हो जाएगा, ये पहला प्रश्न है मुझसे जो किया गया है ना, कि पहला बताओ कि भाई कब कंप्लीट करा दोगे, और तो ठीक ही है ना, कंप्लीट कब कराओगे। चले आगे, लिख लिया यहां तक, आगे लिखना। सीपीयू को कंप्यूटर का दिल दिमाग कहा जाता है। हाँ मस्तिष्क, दिमाग को मस्तिष्क कहते हैं भैया, है ना, पर्यायवाची है, दिल दिमाग कहा जाता है। दोनों कहते हैं, है ना, दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दोनों कौन है, सीपीयू। और मान लो दोनों परीक्षा में आ जाएं तो किसका चयन करोगे, दिमाग का। जब जब भी चयन करना हो दिल और दिमाग में, किसका करोगे, दिमाग का। बाकी दिल तो बच्चा है जी, उसकी मत सुनना, है ना, उसकी मत सुनना, वो तो मासूम है, कुछ भी कहता रहता है। अगर चयन करना हो तो चयन किसका करेंगे भाई, दिमाग का। जीवन में भी यही है और अपने विषय में भी यही है ना। आगे चलें, आगे लिखना कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, राइट। तो यहां हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है एमयू, एक है सीयू एंड एक रहता है एएलयू। पढ़े लिखे हैं आप लोग, हैं। एक है एमयू, एक है सीयू और एक है एएलयू। तो बेसिकली ये 3 पार्ट मिलकर के बनाता है क्या, सीपीयू बनाता है, राइट। ये क्या हुआ, आ रही बात समझ में। जैसे तुमसे कोई कह दे कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो क्या कहोगे, 2 भाग, या आप 3 भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, मुख्य भाग 2, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, या डेटा कह लीजिए। तो 2 भाग मुख्य रूप से, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही इसके भाग हैं 3। जैसे तुमसे कोई कहे कि तुम कितने भाग से मिलकर के बने हुए हो, तो कहोगे 2, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, जो दिखता है, सर जिसको आप छू सकते हैं, है ना, हड्डियां ये टूट जाती हैं, लेकिन एक अंदर बैठा हुआ चीज है, प्राण, आत्मा, है ना, दिल तो हार्डवेयर ही है ना, तो वो है सॉफ्टवेयर। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन होती है, आप मानते हैं ना। हाँ, जैसे प्राण दिखते नहीं लेकिन होते हैं, तो ऐसे ही यहां भी है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सीपीयू के 3 भाग, एमयू, सीयू एंड एएलयू। बताओ एमयू का फुल फॉर्म, इसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और सीयू का अर्थ क्या होता है, बहुत बढ़िया, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ये है कंट्रोल यूनिट। और एएलयू क्या है भाई, बहुत बढ़िया, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 3 भाग होते हैं किसके, सीपीयू के, एमयू, सीयू एंड एएलयू। इनके फुल फॉर्म पता हो, एमयू का अर्थ है मेमोरी यूनिट, सीयू का अर्थ है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत बढ़िया हेमंत। सीपीयू के 3 भाग हैं, एमयू, सीयू एंड एएलयू। एमयू का अर्थ है मेमोरी यूनिट, सीयू का अर्थ है और एएलयू का अर्थ है, देखो मेमोरी का अर्थ क्या होता है, जहां डेटा होल्ड हो सके, जहां डेटा को हम रख सकें, वो होती है मेमोरी। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी, जब आप पढ़ेंगे स्टोरेज तो वहां हम बात करेंगे मेमोरी की।
फिलहाल ये मेमोरी सीपीयू के अंदर की हम बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में जा रही बात ये वाली, आपने इनपुट किया, डेटा गया प्रोसेस होने के लिए, तो प्रोसेस जहां मेमोरी होगी वहीं तो होल्ड होगा डेटा ना, तो वो जो है पार्ट उसे कहते हैं अपन एमयू। और वास्तव में यहां जो होते हैं एमयू पे, यहां होते हैं रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। तो एमयू की परिभाषा कहती है कि ये क्या है? ये सेट ऑफ रजिस्टर हैं। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। रजिस्टर क्या है? एक प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर लगी है। इसका काम है वह डेटा जो गया है सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए, उसको रखना अपने पास। क्लियर है ये? फिर हमारे पास सीयू, इसे का नाम है कंट्रोल यूनिट। ये है नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इसको कहते हैं कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, क्योंकि डेटा पर जो नियंत्रण करेगा, कौन सा डेटा प्रोसेस होगा, कौन सा वेट करेगा, कौन सा कहाँ स्टोर होगा, ये सारे कार्य कौन करता है? सीयू। तो इसे कहते हैं अपन नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इसे बोलते हैं अपन नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। बताओ क्लियर हुआ ये? हिंदी में नाम बोलते हैं नाड़ी तंत्र। हिंदी नाम इनका क्या है? नाड़ी तंत्र। एक और है स्नायु। स्नायु पढ़ा होगा आप लोग, तो कई बार ये शब्द आता है, कई बार ये वाला आता है। तो ये किसका नाम है? सीयू का तंत्र है आगे। और एएलयू वह पार्ट है जो वास्तव में करता है प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है जो वास्तव में डेटा की प्रोसेसिंग करता है। राइट? तो इसमें लिखेंगे कि वास्तव में प्रोसेस करने वाला भाग, वास्तव में प्रोसेस करने वाला भाग, ये है कहानी सीपीयू की। लिख लो इतना। और क्या हुआ? इसमें लिखना है, एमयू में लिखना है सेट ऑफ रजिस्टर। ऐसा रुको भाई परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं और, है ना? लिख लिया क्या? लिख लिया? एमयू की परिभाषा या एमयू पर जब बात आएगी तो लिख लीजिएगा कि ये है सेट ऑफ रजिस्टर। इसे कहते हैं हम रजिस्टरों का समूह। एक लाइन है। सीयू को कहते हैं नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, और ये है वास्तव में प्रोसेस करने वाला भाग। तो चाहे एक बार और लिख लो एमयू करके, या कि आपकी जगह हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इतना ही लिखना है आपने को बस। बिल्कुल। अर्थमेटिक का अर्थ है अंकगणितीय डेटा पर काम करना, और लॉजिक का अर्थ है तार्किक डेटा। तर्क माने होता है कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। जब हमें ये डिसीजन लेना होता है, ये तर्क है। तो जब चिन्हों के माध्यम से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इनका जब आप यूज करते हैं वो होता है तार्किक डेटा। तीन लाइन है, कहीं लिख लीजिए। इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से, है ना, कि आप तो लिख दिए, हम कहाँ लिख लें। सही बात है ना? जेन्युइन समस्याएं हैं, आई एम सॉरी। हाँ कर लिया जेट्स? चलो भाई बढ़िया। सीपीयू के 3 भाग हो गए, एमयू, सीयू एंड एएलयू। इसको ही कहते हैं कोर। आपने सामान्य बोलचाल सुना होगा कोर, सुना होगा क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, सुना है? तो ये कोर क्या है? तो कोर माने सीयू धन एएलयू धन रजिस्टर को कहते हैं कोर। तो अगर इनकी संख्या मल्टीपल होगी तो आपके सीपीयू की स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी, और वही होता है कोर। आप पढ़ना नहीं है कोर आपको, वो फिर और गहराई की बात है। राइट? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें अपन। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग। इतना लिखना है बस। एक बार देख लो, इनपुट हुआ,
फिर हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। इनपुट कहाँ से देंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट। फिर हुआ हमारे पास प्रोसेस। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो बोलो, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा पर कार्य करना, उसमें बदलाव करना, उसे कहते हैं प्रोसेस करना। और ये कार्य कौन करेगा, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, चिप, माइक्रोचिप, राइट। अगला हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट दोनों बोलते हैं। फिर हमारे पास इसके 3 भाग होते हैं, MU, CU एंड ALU। बस अब आगे लिखिएगा, 2 फैक्ट अपने पास और हैं। दुनिया का पहला CPU या पहला प्रोसेसर, दुनिया का प्रथम प्रोसेसर, दुनिया का प्रथम प्रोसेसर इसे कहते हैं हम, इसका नाम है इंटेल 4004, इंटेल 4004। दुनिया का पहला प्रोसेसर केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में क्या बोलते हैं सीपीयू को, केंद्रीय संसाधन इकाई। सीपीयू का हिंदी नाम है, अंग्रेजी ही ठीक है। तो इंटेल कंपनी है और इंटेल 4004 के नाम से दुनिया का पहला प्रोसेसर आता है। कब आता है ये, तो 1971। और इंटेल कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया था। नहीं का इंटेल कहाँ की है, अमेरिका की। अब है एक पॉइंट और, भारत का प्रथम प्रोसेसर या प्रथम सीपीयू, भारत का प्रथम प्रोसेसर, इसका नाम है शक्ति। शक्ति बना है 2018 में और इसका विकास किया है IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया। यह है इंडिया का पहला प्रोसेसर, नाम है शक्ति और बनता है 18 में IIT मद्रास के द्वारा। अब है अपने पास आउटपुट। इतना पढ़ लेना, सीपीयू में पढ़ लोगे, डेली का डेली पढ़ते रहना। 2 घंटे क्लास आपको लगेगा आधे घंटे पढ़ने के लिए, वो भी बहुत ध्यान से। खुद से पढ़ना हो आपको तो आधे घंटे पढ़ोगे ना, बस 10 मिनट में देखो। हाँ, कुछ 10 मिनट में बैठे कि सर देख लेंगे। चलिए अगला हमारे पास कौन सा है, आउटपुट। कौन, टाइम हो गया, अरे पढ़ लो आउटपुट। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, पढ़ लो आउटपुट, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे, समय हो गया, अभी समय नहीं हुआ भाई, 2 मिनट बचे हुए हैं। आउटपुट लिखिए, प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद प्राप्त डेटा आउटपुट कहलाता है। प्रोसेस होने के बाद प्राप्त डेटा आउटपुट कहलाता है। इसके अन्य नाम हैं, आउटपुट के अन्य नाम, तो आउटपुट को ही कहते हैं इंफॉर्मेशन, आउटपुट को ही कहते हैं रिजल्ट, आउटपुट को बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, और इसको ही कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और आउटपुट को प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट डिवाइस के माध्यम से
प्राप्त किया जाता है। अभी हुआ है समय, इसके आगे हम बढ़ेंगे कल, राइट? लिख लीजिए आप लोग। तो प्रोसेस होने के बाद जो मिलता है डेटा उसे कहते हैं आउटपुट। इसके नाम हैं कई सारे, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, प्रोसेस डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, तो वो आप देखिएगा, राइट? चलें भाई, क्लास रोक दें और पढ़ना है? नहीं? क्लास कैसी लगी? ठीक है? कुछ कुछ आया समझ में? चलिए, तो इसके आगे हम मिलेंगे कल, राइट? आज क्लास आपकी रुक रही है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टाटा।